अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज हम जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सब जानते हैं कि रिहाइश का मसला शदीद मसला है, और ऐसी रिहाइश जो कि आपके क़ुव्वत ख़रीद में हो, आप वहाँ पर अपना मकान किसी जगह अगर आप प्लॉट लेते हैं, वो आपको टाइम पे प्लॉट मिल जाता है। उस प्लॉट की जो ज़रूरियात हैं, यानी वहाँ पे हर तरह की सहूलियात, बिजली, पानी, गैस, ये सब मौजूद हों, एक मुनासिब रिहायशी स्कीम हो, कहीं भी हो वो जगह, और उस पर आप एक ऐसा मकान तामीर कर सकें कि जहाँ पर आप अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी सुकून से गुजारें। तो ये तमाम मामला बड़े अरसे से ज़ेर गुफ्तगू, ज़ेर बहस रहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने भी इस ज़रूरत को महसूस करते हुए एक आलीशान मंसूबे का ऐलान किया था। अब कुछ थोड़ी सी शक्ल कुछ हद तक वाज़ेह होनी शुरू हुई मुख्तलिफ़ ऐलानात के बाद। अब वो इक़दामात हैं या सिर्फ ऐलानात हैं, ये भी बात हम करेंगे। और इन तमाम मामलात में कुछ इबहाम भी पाए जाते हैं, कुछ टेक्निकल ऐसे ऑब्स्टिकल्स का भी ख़दशा है कि जो फ़ौरी तौर पे शायद मुमकिन ना हो उनको हल करना। ये तमाम बातें हम करना चाहेंगे आज की इस नशिस्त में। इसके अलावा भी एक और बात हम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि अपने शहरों को अब महदूद करना चाहिए पड़ेगा, लेकिन शहरों के अंदर जो कच्ची आबादियाँ और वो जिस रफ्तार से फैलती चली गई हैं और जिस तरह से उनको रेगुलराइज़ किया गया है, उस पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। और उनका कहना यह है कि उमूदी ना हो, मुतवाज़ी हों, हॉरिज़ॉन्टल नहीं वर्टिकल हों वो आबादियाँ, तो ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। इस नुक्ते पे भी ज़रूर बात करेंगे। उन्होंने दीगर बड़े तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर दोनों तरह के ममालिक की मिसालें भी दी। हमारे सामने भी वो मिसालें। जनाब मोहम्मद तौहीद हमारे साथ आज मौजूद हैं, अर्बन प्लानर हैं, रिसर्चर हैं, और इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम बातें मैंने की हैं नुक्ता ब नुक्ता, इनकी क्या हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सा पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि और ये हम पहली नशिस्तों में बात कर भी चुके हैं कि ज़रूरियात पाकिस्तान की आबादी को सामने रखते हुए जो हैं कितनी, और जो मौजूदा सहूलतें हैं क्या वो काफ़ी हैं। देखिए फ़िज़ा, इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2017 वो 210 मिलियन पॉपुलेशन है। और इस वक्त जितने हाउसेस मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट्स, वो 30 मिलियन जो है हाउसेस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और 10 मिलियन की मज़ीद डिमांड है। ये तो एक कंपोजिशन हो गई कि डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब आ जाए एनुअल डिमांड पे, कि एनुअल डिमांड जो है वो है तकरीबन जो है वो 7 लाख, ठीक है। 7 लाख एनुअल डिमांड है पूरे पाकिस्तान की हाउसिंग यूनिट्स की। ठीक। उसमें से 2.5 लाख जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं किसी भी मीनिंग में, अब चाहे वो डेवलपर कर रहा है, किसी भी तरीके से हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और 4.5 लाख जो है वो शॉर्टफॉल है पर एनम। अच्छा तो साहब, इससे पहले कि आगे बढ़ें, ये जो आपने अभी हमें बताया है फिगर, इसमें क्या वो जो आर्जी रिहाइश गाहें होती हैं जिसमें कच्ची आबादियों को भी हम शामिल अगर कर लेते हैं, ये तमाम का फिगर है या वो कोई कैटेगरी अलग है? देखें, आर्जी रिहाइश गाहें या कोई शेल्टर होम या इस तरह की कोई चीज़ें, या वो लोग जो कि फुटपाथ पे जैसे कि रहने वाले होते हैं, वो तो इसमें शामिल किसी तौर नहीं है, ठीक है। कच्ची आबादियाँ काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा इसमें शामिल हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब सेंसस होता है जी, जी। तो उसमें तो फिर वो हर आबादी जो है वो शामिल होती है। हाँ, थोड़ा सा ये कह लें कि जो एक झुग्गी झोपड़ी वाला, बिल्कुल प्योर झुग्गी झोपड़ी वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे सेंसस नहीं होता क्योंकि उनके पास कोई एड्रेस नहीं होता, ठीक है। कच्ची आबादी का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, तो जिन जगहों का एड्रेस मौजूद होता है, जिन हाउसिंग यूनिट्स का, वो जो है वो सेंसस में शामिल होते हैं, वो इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी हम इसको ज़रा मज़ीद अगर हम इंस्पेक्ट करें, ये जो आपने रिहायशी यूनिट बताएं, इनका भी कोई स्टैंडर्ड होगा कि एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का है, या ये भी कैटेगरी से आज़ाद है, बस जितने मौजूदा लोग रिहाइश पजीर हैं घरों में, चाहे वो बड़े घर हों या छोटे, सब एक ही जगह है? अच्छा, ये हाउसिंग यूनिट का जो एक यानी कि वो किचन के हवाले से, अच्छा, किचन के एस्पेक्ट से जो है वो देखा जाता है कि अच्छा, हाँ, नंबर ऑफ किचन जो है वो कितने हैं। जब सेंसस हुआ था तो उसमें पूछा जाता है कि जी नंबर ऑफ किचन कितने हैं, ठीक है ना। तो उससे फैमिली निकाल ली जाती है कि कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज हैं।
तो ये एक तरीका है। हाँ, हाउसिंग यूनिट अगर एज बिल्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें ऐसा होता है कि एक आपका स्ट्रक्चर है, उसमें 4 फैमिलीज रह रही हैं, 5 फैमिलीज रह रही हैं, तो वो ये 2 अलग-अलग इसमें हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था साहब कि अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो एक घर में अगर फैमिली के अफराद हैं तो उनकी शर्त ये होती है कि हर बंदे के लिए या कम से कम 2 अफराद के लिए एक कमरा होना ज़रूरी है। ये पाबंदी लगाई जाती है सिटी काउंसिल की जानिब से, लेकिन ज़ाहिर है वही लोग ये देखिए हमारे यहाँ इस वक्त वही, मैं फिर दोबारा सेंसस का रेफरेंस देता हूँ कि सेंसस में जो इस वक्त जो है वो पर हाउसिंग यूनिट जो पॉपुलेशन है वो है 6, यानी एक घर में 6 लोग जो है वो 5.9 का रेशो है, उसको हम 6 पे कंसीडर करते हैं कि एक घर में 6 लोग रह रहे हो। लेकिन जब हम कच्ची आबादियों की तरफ जाते हैं, जब हम जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो शांति टाउन्स, ठीक है ना, जो स्लम्प और स्क्वाटर का एक और टर्म है वो, उसमें जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे तो ऐसा भी होता है कि एक 80 गज के घर में 35 से 40 अफराद रह रहे होते हैं, तो वहाँ तो ये रेशो बिल्कुल फेल हो जाता है। 35 से 40 अफराद हमारी खुद बिल्कुल एक घर में 80 गज के घर में 4 फैमिलीज रह रही हैं और 35 से 40 अफराद हैं। और फिर कच्चे आबादियों में या ऐसी जगहों पे जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा होते हैं, 8-10 का रेशो उनका होता है, तो वो फिर यानी ये कंपोजिशन बहुत अलग मिलती है हमें एज़ कम्पेयर टू अगर हम जो मुतवसत तबके के घर हैं या उसके ऊपर जो अपर क्लास के घर हैं वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ पे ये होता है कि जी एक जो 500 स्क्वायर यार्ड है या 1000 स्क्वायर यार्ड है वहाँ पे 4 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइपोलॉजी है, तो वो रेशो जो है हम डायरेक्टली अप्लाई तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये बात वाज़ेह हो गई। अब वज़ीर आज़म साहब जो फरमा रहे हैं कि आप वर्टिकल की तरफ जाइए, हॉरिजॉन्टल को छोड़ दीजिए, और बात जो वो कर रहे हैं ये तो उन शहरों की बात है कि जहाँ पहले ही आबादी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो हैंडल ही नहीं हो पा रही है। तो फिर वही बात है जो आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, सभी करते हैं कि आपके पास मतलूबा सहूलियात देने के लिए वसाइल भी नहीं हैं। कैसे? देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जब पहली बार अनाउंस हुई थी, जो कि आपका समझ लें अक्टूबर में बाकायदा तौर पे अनाउंस हुई थी जब शुरू में ये, तो उस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान में रखें, देखें अभी तक इसकी कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अपनी वेबसाइट जो है नहीं बन वो लॉन्च नहीं हुई है। जो इसके फॉर्म्स जो हमने देखे हैं वो नादरा की वेबसाइट पर ही एक पेज डिज़ाइन कर दिया और वहीं पे इसकी डिस्क्रिप्शन दे दी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की, और वहीं से लोगों ने फॉर्म डाउनलोड कर लिए। तो पहली बात तो इसकी अपनी वेबसाइट नहीं है जिस पर कोई बाकायदा तौर पर बहुत डिटेल और इस प्रोजेक्ट की हर चीज़ के जी टास्क फोर्स में कौन लोग शामिल हैं, क्या सिलसिला है, आगे की प्लानिंग क्या है। हाँ, तहरीक इंसाफ की अपनी वेबसाइट पे एक पेज है जिसमें इसकी कुछ डिटेल है, मतलब ये मुख्तलिफ जगहों पे इसके सेगमेंटेड जो है वो चीज़ें इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कह सकें या मैं उसको रेफर कर सकूं कि भाई ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़ तो ये है कि इसका अभी तक कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब बात करें तो शुरू में जब इन्होंने बात की थी, जो हमें समझ में आया, जो मीडिया रिपोर्ट से हमने देखा, वो ये था कि ग्राउंड+1 ये हाउसिंग स्कीम इस तरह होगी कि ग्राउंड+1। अब ये बात हो रही है अक्टूबर की। अब मार्च में जो है 2 मार्च को वज़ीर आज़म साहब ने 2 ट्वीट की है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा विजन ये है, या मैं थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ देता हूँ तो वो बड़ा, मैं इसलिए मैंने उसको शामिल किया है। वो कहते हैं जी 2 मार्च 2019 को फिर वो ट्विटर पे आके अपनी बात को बयान करते हैं, मेरा विजन है कि मुस्तकबिल में हमारे शहरों में उमूदी तामीर की इजाज़त दी जाएगी और सब्ज़ाज़ारों को वसअत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार माहौलियाती तगय्युर की लपेट में आने वाले ममालिक में होता है। फिर आगे कहते हैं, इमारतों का बेहंगम बेतरतीब फैलाव रुकने से शहरी आबादी के लिए सहूलियात की फराहमी भी सहल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें आप 2-3 चीज़ें, क्लाइमेट की उन्होंने बात कर ली कि जी क्लाइमेट बहुत वर्स्ट हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट अक्टूबर से मार्च के दरमियान में तो ख़राब होना शुरू नहीं हुआ। अक्टूबर में भी क्लाइमेट की सिचुएशन यही थी। ये बेहंगम फैलाव जो है बात कर रहे हैं, ये इरेगुलर जो सिटीज की एक्सपेंशन है, ये अभी से नहीं है, ये भी पहले से है। तो ये उमूदी वाली बात जो है, मतलब ये थोड़ा सा ये लगता है, जिस तरह मैं इस बात को और ऐड करूं कि आपके इल्म में हो, अभी लास्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने 2-3 मीटिंग्स की हैं जो एसोसिएशन एंड बिल्डर डेवलपर्स आबाद वालों के साथ में, तो वो इसमें शामिल हुए हैं। अब जब वो शामिल हुए हैं तो फिर
ये उमूदी वाली बात जो है ज्यादा वाज़ेह तौर पे जो है वो सामने आ रही है कि उमूदी होगी। अब उमूदी में जो है वो कितने यानी कि मंजिला होगी वो एक अलग क्वेश्चन है। उस मंजिला की अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें बहुत अलग हैं, उसके फिर टेक्निकल एस्पेक्ट अलग हैं। वो तो बिल्कुल एक अलग ग्राउंड+1 तक जब तक बात थी तो वो एक नॉर्मल था कि जी ग्राउंड+1 है, एक जो है वो लो डेंसिटी ही कह लें, काफी हद तक वो सिलसिला था। अब जो है वो शेप बिल्कुल चेंज हो गई इस हवाले से। तो ठीक है, उमूदी के बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक और मसला भी है तौहीद साहब, अगर हम बलूचिस्तान या केपी की बात कर लें, बलूचिस्तान के जो फिगर्स हमने एक ज़माने में पढ़े थे कि 112 अफराद जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, जो रेडियस बनता है शायद 12 किलोमीटर का, और कराची में वही सूरत हाल 2-2.5 बल्कि शायद 20,000 तक की डेंसिटी। बिल्कुल इतना फ़र्क, इतना फ़र्क, तो फिर वो होमोजेनस डेवलपमेंट भी हमें नज़र नहीं आती है, कैसे होगा पता नहीं। देखिए अब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का एक और कंपोनेंट मैं आपको बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम अर्बन हाउसिंग भी करेंगे और रूरल हाउसिंग भी करेंगे साथ में, रूरल भी करेंगे, अर्बन भी करेंगे। अब अर्बन में जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा और रूरल में जो होगा वो यकीनन डिफरेंट होगा। अब रूरल में तो किसी सूरत भी जाके आप जो है बहुत ही एक हाई राइज जो है वो नहीं बना सकते, बहुत से बहुत आप ग्राउंड+1 पे चले जाएं रूरल में, ये भी मतलब रेयर होता है। रूरल के केस में ऐसा होता नहीं है आमतौर पे, ठीक है ना। तो ये दो अलग सिनेरियो हो गए। फिर ये कि कराची का तो समझ लें बिल्कुल एक अलग जो है, मतलब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कराची की है, ठीक है। अच्छा, कराची की जो आरिफ हसन साहब ने जो लास्ट सेंसस था, ये 2017 नहीं, उससे पहले वाले सेंसस में जो फिगर आउट किया था कराची की हाउसिंग डिमांड, वो तकरीबन 80,000 और मोर देन 80,000 जो है वो हाउसिंग डिमांड कराची की बताई थी कि हाँ कि 80,000 से ज्यादा जो है वो घर चाहिए होते हैं उस वक्त के हिसाब से, सिर्फ कराची में तकरीबन 1 लाख घर। अच्छा, अब जो है इस वक्त जो घर मौजूद है वो 27 लाख घर जो हैं पूरे कराची में इस वक्त मौजूद है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2017। 27 लाख घर मौजूद हैं। अब अगर डिमांड, उस डिमांड को आप डबल पे ले जाएं, चलें डायरेक्टली मैं ये करता हूँ ना, ठीक है सही, मतलब वो 19 ईयर का टाइम पीरियड है आपका सेंसस, 19 ईयर के बाद आपका सेंसस हुआ है। उस सेंसस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी एक अलग बहस है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो अब वो समझ लें आप डबल पे चली जाए, या आप कह लें कि जी 2 लाख जो है वो सिर्फ कराची की एक हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 2 लाख तो सिर्फ कराची की रिक्वायरमेंट है कि जी पर एनम जो है वो इतने हाउसिंग यूनिट जो है वो होने चाहिए। अब ये तो बिल्कुल एक अलग चीज़ हो गई। फिर अब देखें आप कराची में जितनी, पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं बात कर चुका हूँ कि कराची में जितनी लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं जो कि जिनका काम ही प्रोविजन ऑफ हाउसिंग है, KDA, MDA, LDA, लैरी डेवलपमेंट वाले हो गए, ये तमाम जो हैं ये कोई ऐसा जैसी कोई प्रोविजन ऑफ हाउसिंग तो कर नहीं रहे पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से। KDA का तो वो 20 साल तकरीबन कमोबेश 20 साल का अरसा हो गया, वो उन्होंने लास्ट जो स्कीम दी थी। अच्छा, MDA ने भी पिछले 15 साल में वो ये 4-3 स्कीम जो टेस्टर टाउन की दी हैं, ये भी ऑलमोस्ट जो है इनका फेलियर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इस मौजू पे ब्रेक के बाद आ जाते हैं, बड़ा अहम मौजू आपने छेड़ दिया है इस वक्त। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले तौहीद साहब से जो बात हो रही थी उसे आगे बढ़ाते हैं। बड़ा अहम मौजू इन्होंने इस वक्त छेड़ दिया और लोगों की बड़ी दिलचस्पी इस मौजू में है यकीनन, ख़ासतौर पे जो टेस्टर टाउन वाली हम बात करें, MDA की परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ी सी ज़रा बात उस पर मज़ीद कर लेते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? जी देखें, जो MDA ने पिछले 15 साल में जो स्कीम्स दी हैं उनका फेलियर कह लें या जो भी एक कह लें कि बहुत अच्छी शेप जो है उसकी हमें नज़र नहीं आती, पहली चीज़ तो ये। फिर अभी की अगर हम बात करें कि अभी आपको पता है इस वक्त भी जो है उन्होंने वो उसका जो स्कीम का आगाज़ किया है और उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन रिक्वायर की है, ठीक है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अभी कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और फिर MDA को तलब किया और कहा कि भाई अब आप बताएं कि आपकी पुरानी स्कीम जो थी उसका क्या बना, वहाँ पे अभी तक पानी, बिजली, गैस और दीगर एमिनिटीज़ जो है उसकी प्रोविजन आप कर सकें नहीं कर सकें, तो आप वो जवाब दें। अब जैसे ही ये कोर्ट का ऑर्डर आया और उनसे पूछा, उससे पहले तक जो सिल्क बैंक है और पिकिक बैंक है जो कि इसकी अपनी फॉर्म्स ले रहे थे, उसके आगे बहुत रश था और बहुत लोग जमा थे। और बल्कि नाज़माबाद वगैरह में कुछ जगहों पे तो बाकायदा लोगों के झगड़े हो गए थे कि जी फॉर्म जमा कराने के लिए पैसे भी लिए जा हाँ रहे थे। वो फिर उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं सारी वो बहुत सारी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, अब मेरा कल या परसों मेरा गुजर हुआ मोहम्मद अली ब्रांच के पास से, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट वो खाली नजर आ रही थी, सन्नाटा था। लोग पीछे हो गए कि नहीं जी यहाँ तो मसला वही है। देखिए इसमें होता क्या है कि MDA एक स्कीम कर रही है, ठीक है, प्रोविजनल एंटिटी है,
लोग भरोसा करते हैं, एज कम्पेयर टू बिल्डर तो ज़्यादा भरोसा करते हैं कि चले जी, लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट के पास जा रहा है हमारा पैसा, कहीं हमारा पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ गया कि अगले 8 साल में 10 साल में हमें वो जो है वो पोजीशन मिल भी सकेगी, हमें डिलीवरी हो जाएगी प्रोडक्ट की, और हो जाती है तो फिर हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या इतनी पॉसिबिलिटी होगी कि पानी, गैस, बिजली और आपका जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस है वो होगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर वो 80,000 में अगर आपको वो एक प्लॉट दे भी देते हैं कि जी आपका ये प्लॉट है यहाँ पे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो साहब अब जरा हम अपने नाजरीन को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ये एक्टिविटी की गई थी NED यूनिवर्सिटी में, वर्कशॉप हुई थी अफोर्डेबल हाउसिंग पे, उसकी रिपोर्ट मुलाज़ा फरमाई। उसमें जो नुकात सामने आए उस पर भी बात करेंगे तौहीद साहब से, और इस पूरी स्कीम की जो वायबिलिटी बनती है, ज़ाहिर है जो टास्क फोर्स के लोग हैं या हुकूमती प्लानर्स हैं उनका अपना एक मौक़िफ़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जो टाउन प्लानर्स हैं, थिंकर्स हैं, इस फील्ड के माहिर हैं, वो क्या सोच रहे हैं तौहीद साहब से जानेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NED कराची में मौजूद हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर इस वक्त एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं, तरीक़ाकार हैं, उसके मुतालिक है। आपको ये इल्म है नाज़रीन कि जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख घर ऐसे बनाए जाएंगे कि जो अफोर्डेबल हों, डिसेंट हों, प्रॉपर सहूलियात से आरास्ता और मुज़य्यन हों, और ऐसे तमाम अफराद जो अपना मकान हासिल करने की ख्वाहिश या इरादा रखते हैं उनके लिए इस पूरे इनिशिएटिव को पॉसिबल बनाया जा सके और रीचेबल बनाया जा सके। आज इस वर्कशॉप में नाज़रीन जो बताने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि इस पूरे विज़न को अमली जामा किस तरह पहनाया जा सकता है, और ना सिर्फ ये कि अमली जामा किस तरह पहनाया जाए बल्कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज किस तरह से क्रिएट किया जाए कि ये तीनों स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी आर एबल टू डिलीवर द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। खान साहब हमेशा ये बात करते थे कि पॉवर्टी को किस तरह हमें ख़त्म करना है, और वो ही प्रोग्राम उनके जहन में चलता था। वही उन्होंने अपने जो प्रोग्राम बनाया वो अपने पहली स्पीच में उन्होंने जो चीज़ अनाउंस की 50 लाख घरों की, उसको आज तक हम लेके चल रहे हैं और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। इंसान पैदाइश के साथ ही इस ख्वाब को देखना शुरू करता है कि उसका अपना घर होगा, और बहुत सारे लोग दुनिया में, ख़ासतौर से इस खित्ते में, इस ख्वाब की ताबीर होने से पहले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इसी जस्तजू में कि शायद कभी उनका अपना घर हो। लेकिन एक ख़ास तबका जो अपना घर बना पाता है और एक बहुत बड़ा तबका जो नहीं बना पाता, उसकी मदद या उसकी ज़िम्मेदारी या उसकी हाउसिंग की ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। नाज़रीन, इस वक्त हम जनाब ज़ैग़म महमूद रिजवी साहब से बात कर रहे हैं जो यहाँ पर कैंपस में मौजूद हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NED। इनसे पूछेंगे कि इस पूरी वर्कशॉप का क्या मकसद है, और रिजवी साहब जो हैं वो इस टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से। तो बात करते हैं। जी ज़ैग़म साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। देखिए, आज की जो वर्कशॉप में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हाउसिंग हम बनाते हैं उसके दो इश्यूज़ होते हैं। एक सप्लाई साइड के लो कॉस्ट हो, फिर दूसरा उसके बाद फाइनेंस के अफोर्डेबल फाइनेंस हो। तो सप्लाई लो कॉस्ट करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा, अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल होगा, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट हो। तो टेक्नोलॉजी भी मास स्केल, मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट,
लेकिन क्वालिटी वाइज दोनों बेहतर होने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हशमत लोधी साहब, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अफोर्डेबल हाउसिंग बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है हम जैसे ममालिक के लिए। क्या देखते हैं आप कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि तीनों स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आ जाएं, एकेडेमिया, गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, ये तजुर्बे दुनिया भर में बहुत कामयाबी से चल रहे हैं, हमारे यहाँ गालिबन इसका फुकदान रहा। अब आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी वजह रिसोर्सेज की कमी है। हुकूमत का प्राइम ऑब्जेक्टिव रिसोर्सेज को एक्वायर करके और उसको आगे ट्रांसफ़र करना है, और उन रिसोर्सेज और वसाइल को इस्तेमाल करना एजुकेशनल और एकेडमी का ताल्लुक़ है। एकेडमिक काम जो है ना वो बड़ा रिसोर्स इंटेंसिव होता है और पैसे खर्च होते हैं। इंडस्ट्री का ज़ाहिर है फोकस काफ़ी डिफरेंट है। तो जब तक के कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कॉमन इंटरेस्ट नहीं होगा और कॉमन इश्यूज नहीं होंगे, दे विल नॉट सिट टुगेदर। ये भी देखा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स आते हैं, बड़े तमतराक से आते हैं, बड़ी खुश कुन बातें होती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फॉलो अप नहीं रहता। ये तो बहरहाल एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में हर जगह होती है। अब असल में उसमें जो आप जो कह रही हैं वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप है, और सस्टेनेबल रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों तीनों साइड्स पर एक एक दो लोग हों जो उसकी अहमियत को समझते हों और उससे फ़ायदा उठा सकते हों। जब एक दो दफ़ा फ़ायदा उठा लेते हैं ना, तो फिर ख़ुद ब खुद सबको बात समझ में आने लगती है और ये मैकेनिज़्म सस्टेनेबल बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम उस मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आपने जो गुफ्तगू सुनी, जो बातचीत सुनी, उसमें अहम तरीन पहलू यही है कि जो चीज़ें शुरू की जाए उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, और उस अंजाम तक ले जाने के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है, जो मेहनत जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो की जाए। साइनिंग ऑफ, फिज़ा शकील। नाज़रीन, आपने ये पैकेज मुलाहिज़ा फरमाया। मैं चाहूँगी तौहीद साहब इस पर ज़रूर तबसरा करें कि जो हमारे माहिरीन बात कर रहे थे, इनमें कोई लिंक नज़र आया, तौहीद साहब को नहीं आया? क्या नुकात ऐसे हैं जिस पे फोकस मज़ीद होना चाहिए? ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो तौहीद साहब से इस बारे में ज़रूर सवाल करेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मोहम्मद तौहीद साहब हमारे मेहमान हैं और इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो रिपोर्ट हमने दिखाई थी ब्रेक से पहले, उसमें कुछ नुकात ऐसे थे कि जिस पे मेरा ख्याल है थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर दीगर और पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। जी मोहम्मद तौहीद साहब। जी देखें, जैसे कि अभी जो है डॉक्टर सरोज लोधी साहब ने जो इश्यूज़ बताए कि बेसिक जो इश्यूज़ आते हैं उसमें एक तो सप्लाई का इशू होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि लो कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब लो कॉस्ट जो है वो हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम मॉडर्न डिज़ाइन की बात करेंगे, हम US के पैटर्न को और यूरोप के पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब US यूरोप के पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं अपनी हाउसिंग में, तो फिर लो कॉस्ट जो है वो हम एक हद तक कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आप देखें वहाँ का जो मटेरियल है या दीगर चीज़ें जो हैं उनकी अगर आप बात करें, लोकल मटेरियल जो हमारा यहाँ पे है वो इस वक्त बहुत महंगा है। अच्छा सुने तो साहब, बड़ा आपने अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा दिया। अगर उनका डिज़ाइन और उनकी टेक्निक ऑफ रिजरेक्टिंग यूनिट देखा जाए, वो एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं, बुनियादी ढांचा बनाते हैं, बीच की जो वो बाइफर्केशन करते हैं, जिप्सम वॉल्स के साथ करते हैं, दीगर और मटेरियल्स के साथ करते हैं, वो तो एक्चुअली लो कॉस्ट में शामिल किया जा सकता है उसको। हम तो एक एक कमरे के ऊपर महंगी तरीन ईंटें लगाते हैं, मेरा ख्याल है। तो हमारे यहाँ तो टेक्निक्स भी महंगी खुद ही हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं। दूसरी बात इसमें तो हम क्या वो वाले तजुर्बे कर नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये अभी इस वक्त जो ये बात हो रही है कि आबाद को जो इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो उसके पीछे कुछ वजह ये भी है क्योंकि कुछ हमारे पास जो वैसे दीगर ज़राए से जो इत्तलात होती हैं उसमें यह है कि आबाद ने बहुत से फॉरेनर्स या फॉरेन अर्बन प्लानर को अच्छा पाकिस्तान में अर्बन प्लानर बहुत से मौजूद हैं और आरिफ हसन साहब से लेकर डॉक्टर नौमान साहब से लेकर डॉक्टर सरोज से लेकर मतलब काफ़ी सिविल इंजीनियर बहुत लोग मौजूद हैं। लेकिन फिर भी हमें ये पता चला कि आबाद ने कुछ फॉरेन
अर्बन प्लानर को इन्वॉल्व किया ठीक है। चलें ठीक है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब यही है कि हो सकता है वो इसी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर अभी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसकी तरफ जाते हैं तो फिर वो पीएम साहब का जो क्लाइमेट वाला इम्पैक्ट है ना वो तो जीरो हो जाएगा। अब आपने ऐसा मौजूद छेड़ दिया, मैं मजीद सवाल करूंगी। हम अगर पंजाब की बात कर लें या हम गाँव देहातों की बात कर लें, अरे इतनी जल्दी टाइम ख़त्म कर रहे हैं आप। अच्छा, तो उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने ज़ाहिर मुझसे ज़्यादा बेहतर देखा होगा कि गारे और मिट्टी का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है, मौसम के साथ बिल्कुल वो सिंक इन होता है। पंजाब में देखें छोटी लाल ईंट इस्तेमाल होती थी, अब तो हर चीज़ कंक्रीट बेस कर दी हमने, कंक्रीट बेस कर दी है। और कंक्रीट जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ जो सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, हमारे जो कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है, ये क्लाइमेट के लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, ठीक है ना, हाँ, ये क्लाइमेट के लिए बहुत खतरनाक है। पहली चीज़ तो ये हो गई जिसकी हमने बात कर ली कि लो कॉस्ट भी एक हद तक जा सकते हैं हम, उसके बाद हमारे पास लिमिटेशन है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने जो बात की कि उसमें जो है जो फाइनेंस का एस्पेक्ट है या माइक्रो फाइनेंसिंग वाला जो क्योंकि ये पॉलिसी का अभी, क्योंकि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम तो पूरा जो है अभी जो फाइनेंशियल आप बात कर रही है पॉलिसी के अनाउंसमेंट पीएम साहब ने 2-3 दिन पहले की है, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक ने ये कहा है कि हम 30 मिलियन तक का जो यूनिट होगा हम सिर्फ उस पे लोन देंगे 30 लाख तक पे, और उस पे भी जो है 27 लाख तक का हम लोन देंगे। अच्छा, 5% उस पे इंटरेस्ट होगा और 12.5 साल 12.5 ईयर की उसकी मुद्दत होगी। लेकिन चलें ये तो एक अलग चीज़ है, तो स्कीम में चलता है। लेकिन एक जगह उन्होंने जो दी न्यूज़ में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने ये वाजे किया है कि हम इस वक्त जो फाइनेंसिंग की पोजीशन में हैं वो सिर्फ 1 लाख यूनिट की फाइनेंसिंग की पोजीशन में है, जबकि सिर्फ कराची का भी आपने बताया है कि कम से कम 2 लाख तो कराची में अंदाजन चाहिए। हाँ बिल्कुल अंदाजन 2 लाख जो है, एक कैलकुलेशन तो कराची की नहीं हुई ऐसी, मतलब लेकिन 2 लाख अंदाजन या उससे ज़्यादा जो है वो डिमांड है। और वहाँ स्टेट बैंक कह रहा है कि पूरी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हम इस पोजीशन में हैं कि जी 1 लाख तक की 1 लाख हाउसिंग यूनिट के लिए हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। बाकी 49 लाख अब बाकी के लिए जो है वो फिर वही ये बहुत अहम बात आपने की है। और ये हम इसको मेरा ख्याल है डेफर करेंगे उस वक्त तक कि जब तक हमारे पास इस पॉइंट का जवाब देने के लिए कोई शख्स मौजूद रहे, क्योंकि बात तो सारी यही है कि सारे काम में पैसे लगने, और आप यानी हुकूमत जब ये कह रही है कि हम लो कॉस्ट की तरफ जाएंगे और लोगों को ऐसा यूनिट देंगे जो उनकी जेब के मुताबिक होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ छोटी सी पॉइंट में ऐड कर दूं ताकि वो बात एक दूसरा एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाए। स्टेट बैंक ने फर्दर ये उसमें लिखा है कि हम दीगर कमर्शियल बैंक्स को अप्रोच करेंगे कि वो भी जो है वो इसका पार्ट बने। जब वो इसका पार्ट बनेंगे तो फिर वो कुछ और जो वो यानी कि इसमें जो है वो एडिशन हो जाएगी अमाउंट में, और वो एक अलहदा केस है। लेकिन उसमें भी मोहम्मद तौहीद साहब जो अखबारी इत्तलात आती रहती हैं कि इंटरनल बोरोइंग इतनी हो चुकी है हुकूमत की लेवल पे कि पब्लिक डिस्पोजल के लिए फाइनेंस एलोकेशन क्या उन कमर्शियल बैंकों के लिए भी पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो फिर पॉसिबिलिटी फिर वो 5% पे देने पे एग्री करते हैं नहीं करते। चले स्टेट बैंक तो गवर्नमेंट का डोमेन है, वो जी एग्री किया तो उसने, कमर्शियल बैंक वो अगर वो गवर्नमेंट कहती है आपने इंटरेस्ट फ्री पे देना है तो भी स्टेट बैंक कहता है ओके, ठीक है ना। लेकिन दीगर बैंक जो 5% पे आएंगे इंटरेस्ट पे नहीं आएंगे, वो भी 12.5 साल की मुद्दत के लिए इतना अमाउंट, तो ये फिर क्वेश्चन अलग है। कुछ है यानी लूप होल्स कह लें या शायद इस पे बेहतर वर्किंग अभी हुई नहीं है, अभी इसमें ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल कुछ इश्यूज हैं। और सबसे मेजर मैं थोड़ा सा हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, देखें जो लैंड होती है वो होती है प्रोविंस के डोमेन, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ प्रोविंसेस में कहाँ लैंड एलोकेट हो सकती है, और फिर ये टास्क फोर्स का क्लेम ये भी है कि जी हमें जो है वो बहुत से प्राइवेट ओनर्स ने भी अप्रोच किया है और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, मतलब विद सम कॉस्ट जो है वो अपनी लैंड देने को तैयार हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि जी इतनी लैंड जो है हम फला जगहों से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनका इरादा है कि एक लैंड बैंक जो है वो डिज़ाइन करेंगे और उसके पास तमाम रिकॉर्ड होगा कहाँ कितनी लैंड अवेलेबल है। लेकिन उससे ज़्यादा क्योंकि हाउसिंग के लिए जो है वो ज़रूरी है कि कोई एक अथॉरिटी हो, जैसे कि आपके सुनने में आया होगा कि इसमें ये बात हो रही है कि जी अब जाके जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी जो है उसको कानूनी शक्ल दी जाएगी, उस तरफ जा रहे हैं वो। तो जब वो शक्ल दे दी जाएगी तो उसके बाद मजीद जो है वो पिक्चर क्लियर होगी कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्योंकि विदाउट किसी एजेंसी के तो ये पॉसिबल नहीं है। और वो जो बनेगी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर में होगी, तो वो तमाम सूबों से कोऑर्डिनेशन और ये तमाम सिलसिला जो है टास्क फोर्स के साथ में फिर ये आगे बढ़ेगा कुछ। चलिए, बहुत शुक्रिया तौहीद साहब, आपने बड़ी वजाहत और बड़े सहल तरीके से तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया
और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब हम साथ बैठें तो टास्क फोर्स के कोई नुमाइंदे हमारे साथ हों, या जैसे जैगम साहब इस उसमें इनिशिएटिव में आगे हैं, सामने हैं, तो एक सिटिंग ऐसी हो ताकि वो जो सवालात आपने उठाएं उसका कोई, ताकि वो गवर्नमेंट देखें। अभी अब जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की ना कि 3 है एकेडमी है, तो इसमें एग्री है कि ठीक है आप करें, ठीक है। इंडस्ट्री भी चले, आबाद जो है वो आ गई है, और अब गवर्नमेंट का नैरेटिव है, क्योंकि देखें इंडस्ट्री और एकेडमिया जो है ना 2 अलग अलग पोल हैं, बिल्कुल अलग अलग पोल। उसका एकेडमिया का होता है कि हम रिसर्च और पॉलिसी फ्रेम दे दें, इंडस्ट्री का होता है टू गेट सम बेनिफिट और प्रॉफिट, फिर वो अपना सोच रहे होते हैं। गवर्नमेंट जो है दोनों साइड से चीजों को देख रही होती है, तो जरूरी है कि मतलब तीनों चीजों को एक साथ किस तरह एक पेज पे आ जाएं और फिर वो एग्री कर जाएं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू देखी, सुनी, मेरा ख्याल है कि काफ़ी वजाहत से हमने तमाम बातें की हैं, और आइंदा आने वाले किसी प्रोग्राम में जो सवालात आज के प्रोग्राम से उठे उनके जवाब तलाश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।